नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। क्या सोचता है भारत, इस खास कार्यक्रम में आज हम आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा लेकर के आए हैं। ये चर्चा है कि क्या अलायंस इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि सरकार के सामने पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा होगा और हर जन समस्या को बहुत ही कठोरता और मजबूती के साथ सड़क से लेकर संसद में प्रस्तुत कर पाएगा। हमें इस विषय पर भी बात करनी होगी कि क्या अलायंस इंडिया यानी कि इंडी गठबंधन खुद में इतना मजबूत है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। इस बात को लेकर के हम आज आए हुए हैं लक्ष्मी नगर में, और लक्ष्मी नगर के इस पार्क में हैं और हमारे साथ समाज के सभी पहलुओं के लोग हैं जो हर पहलू पर अपने विचार रखते हैं, सोच रखते हैं और पूरी तरह से जागरूक हैं। हम बात शुरू करते हैं, हमारे साथ हैं संजय शर्मा। संजय जी, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले आपसे ही कि अलायंस इंडिया को लेकर के एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं पूरे देश में, खास तौर से असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आए 5 राज्यों में आए चुनाव परिणामों के बाद। अब पश्चिम बंगाल से एक मजबूती के साथ ममता बनर्जी ने आवाज उठाई है कि अलायंस इंडिया को बहुत ज्यादा मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि वो सत्ता पक्ष का संकल्प वो बन पाए, एक तरह से उसका एक सब्स्टिट्यूट बनकर के सामने आ पाए। तो आपको क्या लगता है कि अलायंस इंडिया इतना मजबूत होगा कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा और सत्ता पर काबिज होगा, आम समस्याएं जो आम जनता की हैं उनको दूर कर पाएगा? ममता बानो का ये बयान कि सारा इंडी अलायंस मजबूत हो जाए, तो भाई पहले अपनी तुम पार्टी तो मजबूत कर लो। 60 विधायक अलग हो चुके, 20 एमपीज अलग हो चुके। तो खैर, मैं पहले आपका धन्यवाद करूंगा आदित्य जी और आपके चैनल का कि आपने हमें ये मौका दिया। विपक्ष और विपक्ष का ये अलायंस ये उसी तरह है जिस तरह एक 40 चोर वाली पार्टी हुआ करती थी, है जी। वो क्या नाम था? अली बाबा 40 चोर। तो ये चोरों का दल अपने अपने लालच की वजह से जुड़ा था। अपने अपने लालच, अत्याचार पब्लिक पर जो किए और जो हुए, वो उसका परिणाम आप जी 15 साल ममता बनर्जी सत्ता में रही हैं, ठीक है, पूरी तरह सत्ता में रही हैं। तो इसका मतलब था ना कि उन्होंने आम जनता का विश्वास हासिल किया, हासिल करने के बाद ही तो 15 साल रह पाई सत्ता पर। मैं बता देता हूं सर, और आप भी जानते होंगे। देखिए, उन्होंने विश्वास तो जीता, लेकिन किनका? बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। उनके आधार, पैन कार्ड सब कुछ बना दिए। और जाहिर है, आप जिस पर एहसान कर रहे हैं वो तो आपको वोट देंगे ही देंगे। तो ये उनका असली रूप है। अब आप देखिए, कांग्रेस अपने आप में बिखर रही है। बड़े बड़े नेता छोड़ चुके हैं, बड़े बड़े एमपी जा चुके हैं, और आज भी कल भी वो पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के हैं, सारे ही नेता कांग्रेस को ही सलाह दे रहे हैं। तो वो जब खुद एक नहीं है, आप पूरा इंडी अलायंस को कैसे मजबूत करेंगे? एक बात और कह दूं कि साहब, अगर इनका भविष्य, मेरे नजर में भविष्य में क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इनका भविष्य अंधकार में रहेगा तो इस देश का उज्जवल भविष्य है। इस देश का उज्जवल भविष्य तब बता रहे हैं जबकि अलायंस इंडिया यानी विपक्ष पूरी तरह से कमजोर रहे, डूब जाए। क्या ये बात दमदार है? क्या ये बात सच है? इसमें तो अलग करता हूं मैं। सन 2014 में लेकर 24 तक हमने मोदी जी को वोट दिया। मोदी को वोट इसलिए दिया कि वो हमारे देश की तरक्की हो। लेकिन 24 आते आते मोदी की नीतियों में थोड़ा अंतर आ गया। अब उनका ध्यान विकास पर नहीं, अब उनका ध्यान है विपक्ष को तोड़ना। वो देश को विकास तो कर ही नहीं रहे, सिर्फ विपक्ष को तोड़ रहे हैं। कहाँ, कौन सी पार्टी से हम, किसके पार्टी के हम नुकसान कर? SIR से ले लो या किसी और से, किसी ऐसा ले लो, या कोई और भी तरीके, जितने हथकंडे हैं मोदी ने अपनाए। कोई बात नहीं, हर सरकार, ये तो कभी कभी कांग्रेस ने सत्ता में, कभी कांग्रेस थी, उसने भी क्या था, मोदी सत्ता में है, अच्छी बात है, करें। लेकिन विपक्ष को इतना ना मारे हैं कि बिल्कुल खत्म कर दें। बंगाल में उन्होंने क्या करा? सिर्फ बदनामी करी हिंदू मुस्लिम। सिर्फ हिंदू मुस्लिम से बात नहीं मानेगी। अब देखो ना, इस बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके रोहिंग्या कर रहे हैं,
रोहिंग्या है या बांग्लादेशी हैं, लेकिन आप घुसपैठिए भी हैं, लेकिन वास्तव में ये देखो, वास्तव में अब अगर आप देखोगे कांग्रेस के 14 कांग्रेस के जो कार्यकाल से लेकर और मोदी जी कार्यकाल में जो बांग्लादेशी निकाले हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क है, लगभग 10 गुना फर्क है। और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करना कि बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, इससे वोट मिलने अच्छी बात है, लेकिन आप कांग्रेस को मत तोड़ो, आप विपक्ष को मत तोड़ो। विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विपक्ष यदि कमजोर हो जाएगा रजनीश जी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विपक्ष को तोड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। एक पश्चिम बंगाल में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं तोड़ी है, बल्कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना तोड़ दी, अजीत पवार का गुट तोड़ दिया, शरद पवार का गुट तोड़ दिया, अजीत पवार उनके भतीजों को अलग कर दिया। ये तोड़फोड़ में लगे रहते हैं और विपक्ष को बहुत कमजोर करते हैं। ऐसे में अलायंस इंडिया की आप क्या उपयोगिता समझते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या भविष्य है इसका? जैसा आपने बोला कि विपक्ष को तोड़ने फोड़ने में लगे रहते हैं, जब से मोदी जी ने भाषण शुरू किया 2014 के इलेक्शन के लिए, और उनका सबसे पहला डायलॉग यही था, मुझे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। 12 साल हो गए उन्हें तड़पते तड़पते, कांग्रेस मुक्त भारत ना हुआ। जितना ये बढ़ रहे हैं वो भी आते जाते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोला गया कि कांग्रेस में से छोड़ कर लोग जा रहे हैं। छोड़कर जाना और आते रहना कोई ऐसा बात नहीं है। इंडिया गठबंधन इज नीड ऑफ द आवर, और सत्ता पक्ष के लिए भी है, और मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष तो ज्यादा उछाल रहा है उसको। विपक्ष के लिए तो जरूरी है गठबंधन होना, लेकिन सत्ता पक्ष आप देख रहे हैं कल 12 साल पूरा होने पर सबसे ज्यादा फोकस रहा उनका, हमारे प्रधानमंत्री जी का। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कल को कांग्रेस नहीं रहा, इंडिया गठबंधन नहीं रहा, तब सवाल मोदी जी से पूछे जाएंगे और जवाब देना भारी पड़ जाएगा उनको। और आज वो बचते हैं इस आड़ में, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, अरे हम कैसे करें, कांग्रेस ने ये बिगाड़ दिया, इस आड़ में वो बचे रहते हैं। जिस दिन ये इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया, टूट गया, नहीं रहा, उस दिन मोदी जी के इस पर सवाल उठेंगे। हर बंदा आज भी पूछता है, जब सवाल करते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल में ये नहीं किया, तो लोग अपने मन में गिनाने लगते हैं कि 70 साल में क्या क्या हुआ। उन्होंने भी देखा है, आज से 14 से पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान, जैसा कि वो बताते हैं 14 में जब हम आए तो ये हुआ। ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन लगातार कोशिशों में है। और ऐसा एक और बात बता दूं, जाने अनजाने में हमारा देश 2 पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ता जा रहा है। एक इंडिया गठबंधन हो रहा है, दूसरा इंडिया। जिस दिन धीरे धीरे ये लोकतंत्र है हमारा, इसमें बड़ी मजबूती से क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव बढ़ता गया है, तो ये आसान तो नहीं होता है इसको खत्म हो जाना, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें आ रही हैं कि 2 पार्टी दल की तरफ बढ़ जाएगा। जिस दिन ऐसा संभव हो गया या हो जाएगा, या ये दोनों इंडिया, एनडीए भी अकेला तो नहीं है ना, वो भी तो गठबंधन है। तो जिस टाइम ये दोनों मजबूत हो जाएंगे, ये तो होता है लोकतंत्र में, आज उनका चल रहा है, कल इनका चल सकता है क्या, जैसे इनका नेतृत्व सुधर जाएगा या इसके पास ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, मुद्दे आ जाएंगे, या इन चीजों पर जनता आएगी। अभी भी देख लीजिए, वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अभी आपने तृणमूल कांग्रेस के लिए बोला हार गई, सब छोड़कर चले गए, वोट परसेंटेज तो अभी भी वही स्टैंड कर रहा है उनका। रोहिंग्या उन्हें नहीं दिए वोट, अगर हम दे रहे हैं तो बताइए आपने एसआईआर में क्या किया। उन्हें हिंदुओं ने वोट दिए, उन्हें बंगाल की जनता ने वोट दिए। शी इज ऑल्सो पॉपुलर एज मच, उसका रिलेवेंस है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन को आपने, और कोई भी कहे, मैं चूहे को नहीं खत्म कर सका आज तक। आप प्लेग के वो क्या नाम है, पोलियो के टीके लगाए जा रहे हैं, हजारों साल लगाते रहिए, आप पोलियो को नहीं खत्म कर पाएंगे, आज तक तो खत्म नहीं कर पाए। तो आप पार्टियों को कैसे खत्म कर देंगे जो जीवंत है? और सबसे ज्यादा जीवंत रखने का काम तो हमारा सत्ता पक्ष खुद कर। तब तक एक बात बता दूं, जब जनाजा उठता है ना, तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? जिसका जनाजा उठ रहा है, ये मर गया भाई, ये ऐसा हो गया भाई, उसकी चर्चा होती है। उनकी चर्चा नहीं होती जो कंधे पर लेकर जा रहे होते हैं। आज मोदी जी अपने कंधे पर इसके जो जिसे हम रथप्राय कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है, उसको उठाकर अपने कंधे पर पूरे भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का, कांग्रेस इंडिया। तो ऐसा खत्म होने वाली नहीं है। अलायंस इंडिया खत्म होने वाला नहीं है, कुछ इस तरह की बात कही। कुछ भी हो, विपक्ष मजबूती के साथ भारत में बना रहेगा, लेकिन खामियां बहुत हैं अलायंस इंडिया में। आपस में जो एक यूनिटी होनी चाहिए वो शायद नहीं देखने को मिलती। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, खामियां तो बहुत हैं। हाँ, और जो विपक्ष को जो है ना हमेशा कमजोर किया जा रहा है। नहीं, विपक्ष को केवल कमजोर किया जा रहा है, और जो सत्ता पक्ष है वो हावी हो रही है इनके ऊपर। ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर रहेगा, सत्ता पक्ष उसका जो है पूरा भरपूर फायदा लेगा। अब किसी भी पार्टी का ज्यादा कमजोर हो जाना वो भी अच्छी बात नहीं है। कमजोर अगर वो भी पार्टी है, ये भी पार्टी है, तो उन पार्टियों में सबसे अच्छा बात यह है कि विपक्ष को भी ये एक विपक्ष का जो है अच्छा
रोल होना चाहिए। एक अच्छा विपक्ष का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़े सवाल ये उठते हैं, जैसे ही अलायंस इंडिया अस्तित्व में आया था, सबसे पहले जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार ही अलग हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। इसके बाद दिल्ली का जब चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में और हरियाणा के चुनाव में अपने आप को अलग कर ले गई। अब अगर हम बात करें तमिलनाडु चुनाव के बाद, डीएमके ने भी अपने आप को अलग कर रखा है। ऐसे में फिर एक बार सवाल ये बड़ा उठता है कि आखिरकार अलायंस इंडिया मजबूत होगा तो कैसे होगा, और यदि नहीं होता है तो क्या कुछ देश की राजनीति का रुख रहने वाला है? सबसे पहली बात यह है कि किसी भी देश के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब विपक्ष भी मजबूत हो। सत्ता पक्ष तो मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन विपक्ष भी उसके समानांतर चलना चाहिए। आप देखेंगे हमारे सर ने एक अभी बहुत ही अच्छी बात कही थी कि दो पक्षीय पार्टी की ओर जा रहे हैं। दो पक्षीय पार्टी भी सही है। क्षेत्रीय पार्टियां जब भी मिलती है तो कुछ न कुछ वो बार्गेनिंग थोड़ा सा करती है। और खास करके मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के लिए मोदी जी को लोगों ने बहुत प्यार किया। मोदी जी को लोगों ने इतना प्यार किया, पिछले लगभग 12 साल से हैं, और आगामी समय में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, शायद मोदी जी ही रहें। लेकिन इसके साथ उनको थोड़ा सा देश के बारे में भी सोचना चाहिए। पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके देश, सबसे प्राथमिकता देश है। आज देश के लिए देखिए, नीट का पेपर लीक हो रहा है, सारी विषय वस्तुएं हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इन सब के साथ उनको थोड़ा सा देश के लिए सोचना पड़ेगा। हालांकि मोदी जी को सारे लोग प्यार करते हैं, सभी लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है। एक अच्छा, काफी दिनों के बाद, लगभग 25-30 सालों के बाद एक मजबूत अस्थायी सरकार मिली है। अस्थायी सरकार मीन्स 300 प्लस होना इंडिया में बहुत बड़ी बात होती है। इनको मिला है तो थोड़ा सा आगे भी विपक्ष तो होना ही चाहिए। लोगों के लिए, हमें आम पब्लिक को तभी ज्यादा खुशी मिलती है जब विपक्ष हमारा मजबूत हो। लोकतंत्र होता है जबकि विपक्ष मजबूत होगा। आपसे समझना चाहेंगे, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इन्होंने एक बात और कही कि क्षेत्रीय पार्टियां उतनी ज्यादा विकास नहीं कर पाती, उतनी फायदेमंद नहीं होती हैं जितनी राष्ट्रीय पार्टी। तो देश जो दो पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या ये ठीक रहेगा? और अलायंस इंडिया की मजबूती किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो चाहूंगा कि देश में दो ही पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी ना हो, जिससे देश का विकास हो। बहुत ऐसे संसद है, मतलब बंदे हैं, जो पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी मिलके वो काम नहीं कर पाती। जो दो पार्टी जो काम करेगी, उनका कोई विजन होगा कि हाँ ये काम हमें करना है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष इतना काम नहीं करेगा जब तक लोकतंत्र मजबूत न हो। विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है, लेकिन अलायंस इंडिया में आपसी टकराव बहुत है। आपस में ही वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे मुद्दों पर। सीट बंटवारे को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हो जाता है। अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर जो लालू यादव की पार्टी है, उसके साथ उनका गठबंधन तो हुआ, लेकिन तमाम जगह कांग्रेस इंडिपेंडेंट खड़ी हुई और आपस में लड़ गए, आपस में ही। यानी कि परफेक्ट गठबंधन नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी अलग रही और कांग्रेस अलग रही, भाजपा पूर्ण बहुमत से आ गई। आपको क्या लगता है कि अलायंस इंडिया को जिस मजबूती के साथ, उस मजबूती के साथ क्या वो मैदान में है? एक्चुअली में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उसमें अगर कोई विपक्षी पार्टी बहुत मजबूत हो जाती है तो फिर अपने अलायंस को भूल जाती है। वो अपने ही स्वार्थ में आगे बढ़ती है। जब उनकी मुसीबत आती है तब लोग इकट्ठे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ का विपक्ष है, विपक्ष जो है हिंदू का दिल नहीं जीत पा रहा है। हिंदू उससे नाराज है, क्योंकि कभी कभी विपक्ष ऐसी बातें करता है जो आम मानुष को हृदय पे चुभती हैं बातें, तो उससे आम मानुष इनसे नाराज हो जाता है। कुछ ऐसी अभी जो हमारे हिंदुस्तान में जो है हिंदू और मुस्लिम बहुत कर रहा है, ये हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा, ये पार्टियां खुद करा रही। उससे जो है बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। बीजेपी को अपने हिंदू को आगे बढ़ाने, चाहे वो हिंदू के लिए कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन न्यूज में हमेशा छाई हुई है। और जो बीजेपी का काम करने का तरीका है, उसमें जो उनके हेड पावर है वो बहुत मजबूत है। उससे जो उनके साथ में दूसरी पार्टियां हैं वो कमजोर हैं, और उस पर बीजेपी पूरी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। इसलिए बीजेपी आगे बढ़ रही। विपक्ष में
एकता तो होती है, लेकिन उसके बाद विपक्ष बिखर जाता है, और बिखरता है जब विपक्ष, तो उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। इसलिए बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी बन के उभर रही है, लोगों का उस पर विश्वास भी है। लेकिन अभी जो काम करने का तरीका है उसमें बहुत जानामि रामम रघुनंदन शिव जानामि सीता जनक प्रसूता बधम च जानामि दसमोहि रुद्र तथा सीता। उनको पता है हमारा एंड भी आएगा, लेकिन अभी जो बीजेपी खुले मन से सब कुछ कर रही है, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं। विपक्ष में इतना दम नहीं है कि वो इस पार्टी को थाम सके, रोक सके, इसका जवाब दे सके। इसी का फायदा, विपक्ष कमजोर हो गया और बीजेपी बहुत मजबूती की ओर बढ़ रही है। बीजेपी बहुत मजबूती की तरफ बढ़ रही है और विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। एक बात इन्होंने और कही कि बहुसंख्यकों का ख्याल बाकी पार्टियां नहीं रख रही हैं, इसीलिए वो सत्ता से दूर होती चली जा रही हैं। भाजपा बहुसंख्यकों की बात करती है और सत्ता पर काबिज है। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, वर्तमान राजनीतिक हालात जो कुछ भी दिख रहे हैं वो बहुत चिंतनीय विषय है। चिंतनीय विषय इसलिए है कि ये पार्टी टूट के उस पार्टी में जाए, ये दोनों ही पार्टियों का हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों ही क्षेत्रीय दलों को एक तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। सच बात तो यही है, जो मेरा अपना आकलन है, क्योंकि कांग्रेस जो है एक स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। उसने अकेले भी लड़के देख लिया और क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने एरिया में भी लड़के देख लिया। तो ये दो ही पार्टियां हैं जो सारे विपक्षियों को हरा करके उसको अपने में मर्जर का काम कर रही हैं। मेरे हिसाब से तो ये। थैंक यू। कांग्रेस और भाजपा ये एक तरह से अस्तित्व में आना चाह रही हैं और क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाह रही हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भी इसी तरफ है, तो ऐसे में अलायंस इंडिया को क्या मजबूती मिल पाएगी? देखिए, ये जो दोनों पार्टी हैं और ये जिस तरह से काम कर रही हैं, मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में दो ही पार्टी रह जाएंगी और जो क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। और जहां जहां भी दो दलीय प्रणाली है, हाँ जी, तो वहां उन्होंने अच्छा विकास किया है। जैसे कि अमेरिका है, जापान है, जितने भी देश हैं जहां जहां दो दलीय हैं वहां अच्छा काम किया है। और जहां जहां दादागिरी है, एक ही बंदे की सरकार है, वो उन तीन देशों ने भी अच्छा काम किया है। जैसे हमारा चाइना है, कोरिया है, जहाँ पे कई देश ऐसे हैं, जहाँ पे रसिया है, सबसे ऊपर है वो। और हमारे यहाँ और उनके यहाँ में कितना अंतर है, हर चीज में अंतर है। तो ये दो दलीय जो पार्टी चल रही है, काम अच्छा करें तो अच्छा ही होगा देश के लिए, बाकी तो सब बेकार ही है। दो दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन दो दलीय व्यवस्था होगी तो आज के समय में तो ऐसा नहीं लगता है कि दो दलीय व्यवस्था पूरे भारत में हो पाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां काफी कुछ अस्तित्व में हैं और अपना दबदबा रखती हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कैसे भारत में विपक्ष मजबूत हो सकता है और अलायंस इंडिया यदि कमजोर रहता है तो आपसे समझना चाहेंगे लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है। सब कहते हैं, ये आवाज तो सत्ता पक्ष की ओर से भी उठती है, हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं। मजबूत विपक्ष तैयार है, लेकिन केवल प्रबंधन की कमी है। आप देखते हैं कि दोनों तरफ बहुत सारे दलों का जमावड़ा है और वो जमावड़े में एक दल जो होता है वो अच्छी तरह प्रबंध करता है अपनी पार्टियों का, और दूसरा जो पक्ष है वो इतना अच्छा प्रबंध नहीं कर पाता है। उनकी ओर से कभी वोट शेयरिंग पर झगड़ा हो जाता है, कभी और बातों पर झगड़ा, और वो तो एक बात तब है जबकि वो अभी सत्ता में नहीं है। अगर वो लोग सत्ता में आ गए, शायद या तो झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे या फिर दबदबा किसी एक पार्टी का होगा और वो संभालने में आसानी हो जाएगी। मुझे लगता है कि इनके बीच में जो झगड़े हैं इंडिया अलायंस के बीच में, इसीलिए हैं कि अभी ये आपस में बहुत मजबूत नहीं है। जब इनके अंदर में एक मजबूत कोई होगा, और वो तो तब पता लगेगा जिसकी सीट सबसे ज्यादा होंगी, सीट शेयरिंग ज्यादा होगा, जिसकी ताकत होगी वोटों में, वो मजबूत हो जाएगा, उसकी चलेगी। जब किसी एक की चलती है तो वो सबको बाकी को साधने में कामयाब हो जाता है। अलायंस इंडिया बहुत मजबूत नहीं है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और जैसे ही मजबूती में आएंगे तो आपस में ही लड़ जाएंगे। ऐसा देखने को मिला 89 में जब बीपी सिंह सरकार आई, जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, जिसमें भाजपा भी थी। एक ऐसा मोर्चा बनकर तैयार हुआ था जिसने सत्ता तो पाई, लेकिन सत्ता पर बहुत दिन रह नहीं पाए, 5 साल पूरे नहीं किए। देश ने एक ऐसा कार्यकाल भी देखा जिसमें तमाम गठबंधन करके सरकारें तो बनी, लेकिन उन सरकारों के जो रवैया था, जो उनकी नीति थी, वो पूरी तरह से इतनी कमजोर थी कि देश बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच गया। फिर जब एक सरकार आई नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत से, तो देश ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन हाँ, अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष आखिरकार कमजोर हो गया है, इसको मजबूती कैसे दी जाए। तो विपक्ष को मजबूती देने के लिए एक बार फिर से कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है,
और अलायंस इंडिया, इंडी गठबंधन के नेतृत्व में तमाम दल इकट्ठे हुए हैं। 25 दल आ गए थे, अभी 23 दलों की बैठक हुई है। 26-27 दलों तक इनकी संख्या पहुंच गई थी, 2-3 फिर से भाग गए। तो ये क्या मेढक को एक तराजू पे, तमाम मेढकों को तराजू पे तौलने की कोशिश की जा रही है? क्या ये कोशिश सफल हो पाएगी, या ये जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटे छोटे दल हैं, ये उस तराजू से कूद कूद के भागते रहेंगे, उनको पकड़ पकड़ के लाया जाएगा? तो इस तरह से क्या मजबूती मिल सकती है अलायंस इंडिया में? नहीं, ऐसे तो नहीं मिल सकता है। पहले तो सबसे पहले देखिए, जो सत्ता पक्ष है उसके लिए एक मजबूत विपक्ष की होनी बहुत जरूरी है, लेकिन इस विपक्ष को मजबूत नहीं होने देने का मेन वजह है सत्ता पक्ष। ये खुद नहीं चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो, कहने के लिए तो बोल रही है कि मजबूत हो। वैसे आपने कहा कि ये अली बाबा 40 पट्टी है, गैंग है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि उस अली बाबा 40 चोर का जो पार्टी है उसमें से जो चोर है वो तो सब सत्ता पक्ष में युक्त होते जा रहा है, उसके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठता? आप उस चीज को रोकिए, आप उस चीज को डिनाई करिए। तमाम घोटालेबाज, तमाम भ्रष्ट जो है, घोटालेबाज हैं, उसको आप बाहर करिए, लेकिन नहीं, आप उसको अंदर लाते हैं, वो आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता बन जाता है और उसी के थ्रू आप विपक्ष को और कमजोर कर रहे हैं कि तुम उसको तोड़ के लाओ। आज रिसेंटली नटराजन के खिलाफ, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो राज्यसभा के सांसद के लिए हुआ, आखिर में चुनाव आयोग तो दिया, मतलब उसमें मैसेज तो दिया कि नहीं ठीक है। तो ये पक्ष जो है ना, सत्ता पक्ष, ये नहीं चाहती है कि हम विकास करें, हम देश को आगे बढ़ाएं। ये पार्टी को तोड़ के सिर्फ अपना बेनिफिट लेना चाहती है, अपना 5 स्टार होटल बनाना चाहती है, अपना 5 स्टार पार्टी बनाना चाहती है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इनको सत्ता चाहिए। अब 70 साल में जो भी पार्टी थी, जो भी सत्ता में आई, हम कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर तो उसने खड़ा किया। आज उस स्ट्रक्चर को आप सेल आउट कर रहे हैं, क्यों? आपने क्या योगदान दिया इसमें? कुछ भी नहीं दिया। इसलिए ये सत्ता पक्ष ही नहीं चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष मजबूत होगा, ठीक है, इसमें एक ही कारण है कि इस जो अलायंस है उस सीट शेयर के चक्कर में परेशान है कि हमें इतना मिलना चाहिए, हमें। तो इस पे भी इनको मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा, तभी हम मजबूत विपक्ष दे सकते हैं। सोच बड़ी करके अलायंस इंडिया को आपस में मजबूती लानी होगी। और एक चीज इन्होंने बड़ी बात कही, वो बात ये कही कि सत्ता पक्ष विपक्ष को तोड़ने का लगातार काम कर रहा है, फिर वो चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, मूलतः कांग्रेसी रहे, और उन्होंने कांग्रेस को तोड़ करके वहां पर खुद काबिज होने का काम किया और वो मुख्यमंत्री बन गए। कमोबेश यही पश्चिम बंगाल में भी हुआ। शुभेंद्र अधिकारी बेसिकली तो तृणमूल कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन पार्टी को तोड़ फोड़ करके जो उन्होंने एक इंजीनियरिंग, एक तोड़ फोड़ की इंजीनियरिंग को इजाद किया, और आज रिजल्ट है कि वो सत्ता पर काबिज है। भाजपा सत्ता में आने के लिए तोड़फोड़ बहुत करती है, तोड़ देती है विपक्ष को। तो ऐसे में अलायंस इंडिया को कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि विपक्ष में तोड़फोड़ ना हो? एक मिनट, ये सत्ता पक्ष भी जो है ना, ये अपने अंदर जो भी उठने वाले नेता है, जो काम करने वाले नेता है, उसको भी दबा के रखती है कि तुम मुंह बंद करो, बोल नहीं सकते हो, नहीं तो तुम्हें भी निकाल देंगे। तो ये सत्ता पक्ष के अंदर भी जो इनके पार्टी के आदमी है, उनको भी ढंग से काम नहीं करने देते हैं। उनके भी मुंह में पट्टी बांध कर रखते हैं। वो भी, इनका आरोप है कि सत्ता पक्ष में भी जो नेता हैं, कुछ बड़े नेता हैं, उनके भी मुंह में पट्टी बंधी हुई है। जी, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ मैं अपने भाई से। हर सिक्के के दो पहलू, अपनी अपनी सोच का तरीका हो। नरेंद्र मोदी एक ऐसी सरकार जो 1 मैन शो है, वो बोले मुख्यमंत्री बनेगा तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल का नेता चुना जाना एक औपचारिकता होती है किसी भी पार्टी में, कांग्रेस के समय में भी होती थी और आज भी हो रही है। लेकिन लोगों का नरेंद्र मोदी में विश्वास एक बहुत बड़ी बात है, उसको 100% नकारा नहीं जा सकता कि मोदी जी एकदम डिक्टेटरशिप हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ऐसे काम भी किए हैं। देखिए, सिर्फ सरकार की शिकायत करना ही नागरिक का कर्तव्य नहीं होता है, सरकार की अच्छाइयों की भी चर्चा है। एक जमीनी स्तर के व्यक्ति को उठा करके उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कांग्रेस में नहीं होता था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोगों को ये समझना होगा कि हाँ, रही बात विपक्ष की, तो मैं हमेशा इस बात का पुरजोर समर्थक रहा हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्ट्रांग विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। स्ट्रांग विपक्ष कैसे हो पाएगा जब सत्ता सारे विपक्षी दलों को तोड़फोड़ कर देती है? तब होगा जब एक विपक्ष में एक लीडर होगा, एक आदमी की पावर चलेगी, तभी होगा।
बाकी जितने भी इंडिया में जो बंदे हैं सब अपने अपने स्टेट के जहां जहां से आए हैं, सब अपने राजा हैं, अपने समझते हैं कि हम किसी से दबूंगे नहीं किसी से। इसलिए ये इनमें टूट फूट है, इनमें अहंकार है, ये कभी नहीं हो सकते। इनका एक लीडर होगा तभी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में तो एक ही लीडर थी, ममता बनर्जी, लेकिन फिर भी उनके 80 में से 58 विधायक निकल के चले गए, 28 में से 19-20 सांसद चलते। क्यों गए वो? 3-4 उसके कारण हैं, सीबीआई, ईडी, ये 4-5 जो उनके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इलेक्शन कमीशन है, सब उनके साथ हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए बेचारे सब डर के सब भाग गए। देखिए, ये आरोप तो पिछली सरकारों में भी लगते रहे कि ईडी, सीबीआई और इन सबका इस्तेमाल इंदिरा जी से लेकर के, हाँ, बल्कि इंदिरा जी के समय तो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें कैंसिल में, हाँ, इमरजेंसी। तो इसीलिए इनमें डर है, डर की वजह से सब अपना खोपड़ी बचाने के बीजेपी में जाएंगे, थोड़े दिन और ठहर जाइए, कुछ नहीं बचेगा। इतने अगर कमजोर रहेंगे नेता, विपक्ष के नेता, कि वो ईडी सीबीआई से अगर डर रहे हैं, तो फिर आप बताइए कि मजबूत विपक्ष कैसे मिलेगा? अलायंस इंडिया में कैसे मजबूती आ पाएगी यदि वो इतने कमजोर ही हैं? और तय बात है, सत्ता अगर कोई कमजोर है तो उसकी कमजोरी को सामने तो लाएगी, उसका फायदा भी उठाएगी। ये जो ईडी का और सीबीआई का चक्कर ये कांग्रेस ने शुरू किया था उस टाइम पर, वो बात अलग है। लेकिन अब इसका बेहतर, अभी इस मोदी जी ने इनका बेहनता इस्तेमाल किया है। जितनी छोटी पार्टियां हैं सबको तोड़ रहे हैं। अब आप सीधे ले लीजिए, आप बंगाल का, बंगाली केस में क्या हुआ है कि बंगाल एक मजबूत पार्टी थी, लेकिन उसमें जितने भी उनको सबको तोड़ के, सबको सीबीआई लगा के सबको तोड़ लिया। क्या फायदा? विपक्ष खत्म हो गया। आखिरकार फिर मजबूती कैसे आएगी यदि जी जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष विपक्ष ये तो लड़ाई चलती रहेगी, जनता को क्या मिलेगा? विपक्ष मजबूत हो, सत्ता पक्ष मजबूत है, जनता को क्या मिलेगा? जनता को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हकीकत यह है कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, जानकी वल्लभ शास्त्री जी की कविता थी कि ताड़ खड़खड़ाते हैं केवल चील गीत हैं गाते, द्रवित दाह भी रह जाता है धरती तक आते आते। ये कलरव करने वाले पंछी, ये पत्तों वाली डाली, उन्हें कहाँ मिलती है ठंडक, इन्हें कहाँ हरियाली। ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो सब कुछ तो खेल ऊपर का हो रहा है, नीचे जमीन पर जनता को क्या मिल रहा है? सरकार जिसकी भी हो, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा। जनता को लाभ मिलना चाहिए। जो जनता वंचित है, महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और तमाम एग्जाम के पेपर जो आउट हुए हैं उसको लेकर के भी युवाओं में बहुत गुस्सा है। युवाओं में ही नहीं, उनके गार्जियंस में भी काफी कुछ गुस्सा है। तो एक मजबूत विपक्ष होगा तो मजबूती के साथ सारे मुद्दे उठेंगे, आम जनता के हित की बात उठ करके आगे आएगी, और तब जाकर के जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने कहा था आम जनता, सबसे पीछे पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति के हक की जब बात होगी और उसको जब उसका हक मिलेगा, तब जाकर के लोकतंत्र सही मायने में देश में कायम हो पाएगा। आपसे समझना चाहेंगे और हम समअप करेंगे अपनी इस चर्चा को कि क्या उतना मजबूत अलायंस इंडिया हो पाएगा। एक बार फिर वही सवाल, क्या देश को मजबूत विपक्ष मिल पाएगा, और अलायंस इंडिया उतनी मजबूती के लिए क्या कुछ करे? आप एक सलाह दीजिए कि अलायंस इंडिया कैसे मजबूत हो। सर, बात हो रही है विपक्ष की, और होना चाहिए मजबूत, लेकिन विपक्ष है कहां? आप जिन्हें एलओपी कह रहे हैं वो तो लीडर ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। आप जिन्हें एलओपी कह रहे हैं वो एलओसी भी हैं, यानी कि लीडर ऑफ चाइना, वो चाइना की भाषा बोलते हैं। जब आपका एलओपी पाकिस्तान का है, चाइना का है, तो विपक्ष है कहां? मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष वैसा होना चाहिए जिस तरह से वाजपेयी जी जब अपोजिशन में थे तो उन पर विश्वास था जनता का। विपक्ष अगर ऐसा होता तो मुझे कोई एतराज नहीं था कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन ये लोग जिन्हें आप विपक्ष कह रहे हैं, ये देश के हित में सोच ही नहीं सकते। सत्ता में आते ही अपना तिजोरिया, अपने खजाने और अपना मंसूबा क्या है? मंसूबा वोट की राजनीति नहीं है केवल। आप इस देश का जो धर्म है, समूल धर्म का मतलब
मैं सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूं, सनातन धर्म का समूल नाश, ये इनका मकसद है। नेहरू से लेके मैं एक आपको दृष्टांत याद दिला देता हूं। फ्रेंच डेलीगेशन 1950s में आता है इंडिया और पूरे भारत का भ्रमण करता है। अंत में वो पंडित मैं जानबूझ के लगा रहा हूं, पंडित वो थे नहीं, खैर, तो वो नेहरू से मिलते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं कि साहब आपकी सभ्यता, आप मतलब देश की सभ्यता और संस्कृति बड़ी शानदार है। बोले आप उसकी तारीफ कर रहे हैं जिसे मैं नष्ट करने में लगा हूं, भ्रष्ट करने में लगा हूं, समाप्त करने में लगा हूं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष हो तो सही। चलिए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ एक बात कहना यह भी जरूरी है कि जब देश आजाद हुआ था तब से लेकर के अब तक काफी कुछ हुआ। जो भी सरकारें रही, जो भी विपक्ष में लोग रहे, उन्होंने देश हित की बातें की। इस देश हित की बातों को लगातार जारी रहना चाहिए, ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। मेरी ये कोशिश थी। मैं क्या सोचता है भारत में, आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करें कि आखिरकार अलायंस इंडिया कैसे मजबूत होगा, और अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर किस तरह से लोकतंत्र, हमारा जनतंत्र पूरी मजबूती के साथ आम जनता की बातें करेगा। यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी राय रखी और ये भी बताने की कोशिश की कि अलायंस इंडिया में क्या खामियां हैं, किन वजहों से वो उतनी मजबूती नहीं पा रहा है और उसका भविष्य क्या है। कुल मिलाकर के हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक आम जनता की राय पहुंचा सकें और आपको वो बता सकें जो देश की आम जनता सोचती है। क्या सोचता है भारत, ये हमारा खास कार्यक्रम अभी आप देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।